वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। आज हम होम साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, जिसमें हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा ये जो आज का ब्लॉग है, ये जो आज का हमारा ये सेक्शन है, ये कई चैप्टर पर निर्धारित है। जैसे इसमें कई भी चैप्टर आ रहे हैं आपके, और ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये एक वन शॉट वीडियो भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें हम आज ये जानेंगे कि यूट्रस में क्या होता है, मेनार्की क्या होता है, और ये RRE क्या है, पॉस्को क्या है, बाइफिट्स कारक क्या है, लैक्टोबैसिलस हार्मोन कारक क्या है, सेक्स हार्मोन क्या है, मेनार्की क्या है, मोनोपॉज क्या है। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप लोग सब इसे अंत तक बने रहिए। ज़रूरी है, आपके ये बेनिफिट रहेगी TDT के पेपर में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि अंग जिससे भ्रूण विकसित होता है, ऐसा लेडीज़ का कौन सा अंग होता है जिसमें भ्रूण विकसित होता है? तो हमारा आंसर होता है यूट्रस, गर्भाशय। उसी में बच्चा हमारा परिपक्व होके बनता है। फिर अगर हम लोग बात करें RRE क्या है, तो इसको रेड रिबन एक्सप्रेस कहते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये कन्याकुमारी से 60 डिब्बों वाली ट्रेन बोली जाती है, जो कि HIV एड्स का जागरूक फैलाने के लिए कैंपेन कर रही थी, और इसको 60 डिब्बों वाली ट्रेन कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि बच्चे की क्रीपिंग की एज क्या होती है, तो क्रीपिंग की एज आपकी क्या होती है? क्रीपिंग मीन्स क्या होता है? क्रीपिंग होता है रेंगना। 6 महीने से 1 साल के अंदर बच्चा रेंगने लगता है, तो इसको क्रीपिंग एज कहते हैं। अच्छा, हम लोग ये जो चैप्टर है क्रीपिंग का, ये हमारा भाषा संबंधी लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि टेलीग्राफिक क्या होता है, होमोफेज किसे कहते हैं, दा मा पा जैसे व्यंजन स्वर होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बताइए। दा मा पा जैसे शब्दों को क्या कहा जाता है? इनका संयोजन होता है बलबलाना। क्या होता है? इनका संयोजन होता है, इसको कहते हैं बलबलाना, यानी कि बैबलिंग। अगर इसको क्रम से लगाने को भी आता है, तो सबसे पहले आता है क्राइंग। क्राइंग क्या है? बच्चे की पहली प्रथम भाषा है क्राइंग। और रोना क्या होता है? रोने की विशेषता होती है कि बहुउद्देशीय होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो कई तरह से क्या कहते हैं रोते हैं। कभी भूख के कारण रो रहे हैं, कभी अनजानी आहट के कारण रो रहे हैं, अपरिचित व्यक्ति के छूने से रो रहे हैं। तो जो रोना होता है बहुउद्देशीय होता है। दूसरा होता है क्रीपिंग। तीसरा होता है क्विंग, बैबलिंग। हाँ, बैबलिंग बैबलिंग होता है। फिर हमारा होता है गैस्चर, और फिर हमारा होता है गैस्चर आखिरी में। तो ऐसे हमारे इसमें 5 हो गए। कैसे? सबसे पहले हमारा आया आपका ये क्राइंग, फिर आया कूइंग, फिर आया बैबलिंग, और उसके बाद आते हैं आपका हाव भाव गैस्चर। तो ये 4 चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना? क्राइंग, क्विंग, बैबलिंग और गैस्चर। अब अगर हम कहें बच्चे की प्रथम भाषा क्या है, तो हमने बताया क्राइंग होती है, बहुउद्देशीय होता है। जब बच्चा 2 शब्दों से जोड़ जोड़ कर बोलता है, जैसे दामा पा बोला, तो दामा पा क्या है? बैबलिंग है। लेकिन यही बच्चा जब 2-2 शब्दों को जोड़ के, तब मम्मा पानी, मम्मा चाय, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? 2-2 वर्ड शब्द जोड़ के जब बोलने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं टेलीग्राफिक शब्द। क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक शब्द। अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने बताया क्रीपिंग एज क्या है, तो हम समझ गए 6 माह से 1 वर्ष तक की क्रीपिंग एज होती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम है लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ? सबसे पहले तो 1995 में लागू हुआ, और 2021 में इसका मिड डे मील जो है नाम बदल दिया गया है। नाम बदल के क्या हुआ? PM पोषण योजना। क्या हुआ? PM पोषण योजना इसका हुआ। फिर हम लोग अगर हार्मोन की बात करते हैं कि सेक्स हार्मोन कौन है, तो स्टेरॉन। हम लोग पढ़ते हैं एंड्रोजन के बारे में और एस्ट्रोजन के बारे में। एंड्रोजन हार्मोन क्या है हमारा? ये हमारा मेल हार्मोन है। इसमें क्या होता है, जो बच्चों के गले में, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनका गला भारी, आवाज़ वॉवल सब भारी हो जाता है, दाढ़ी मूंछ और हाथों में कंधे में बाल उगना, ये सब किसकी देन है? एंड्रोजन की देन है। इसमें मांसपेशियों का विकास होता है बहुत है, और ये जेंट्स के वृषण में, पुरुषों में जनरल में, अंडाशय में, महिलाओं और अधिवृक्क में, ग्रंथियों में होता है। अब हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है। क्यों हार्मोन है? जो अंडाशय, अधिवृक्क ग्रंथियों, वसा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है ये?
अंडाशय अधिवृक्क ग्रंथियों और वसा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। मासिक धर्म, प्रजनन चक्र, हड्डियों की मजबूती, हृदय, श्वास जैसे कई कार्यों को ये नियंत्रित करता है और महिला यौन विशेषज्ञों के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसमें बदलाव में मोनोपॉज के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है और ये एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ सीखने की, लर्निंग विकार की बात करेंगे। सीखने अधिगम के जो विकार होते हैं, जैसे हमें पता है डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो ये डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया जो है पढ़ने का विकार है। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने का विकार है। डिस्कैल्कुलिया क्या है? गणित संबंधी विकार है। तो ये हम पढ़ते हैं। जबकि हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक वंशानुक्रम रोग होता है। तो हम लोगों ने आज रोग के बारे में पढ़ लिया। फिर हम ये जानते हैं कि पॉक्सो क्या होता है। पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये किस लिए था? 2012 में स्टार्ट हुआ और यौन शोषण को रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं वाइफिड्स कारक। ये किससे संबंधित होते हैं? ये ह्यूमन मिल्क से संबंधित होते हैं। इसमें दो बैक्टीरियाज होते हैं, दो बैक्टीरिया होते हैं। एक तो हमारा होता है ये आपका बाइफाइडोबैक्टीरियम और दूसरा होता है लैक्टोबैसिलस। जो बाइफाइडोबैक्टीरियम होता है ये पेट को स्वस्थ रखता है, बच्चे के डाइजेशन में मजबूती लाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और जबकि लैक्टोबैसिलस जो वायरस होता है ये इन्फेक्शन से बच्चों को बचाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है, इम्यून सिस्टम को ये भी सपोर्ट करता है। तो ये हमारे दो बाइफिड्स कारक के दो इसमें जो वायरस पाए जाते हैं ये हमने आपको बताया। अब ये है कि मादा शिशु में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, क्या होता है। अगर लड़की होती है तो कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, लड़का होगा तो कौन से होंगे। जब एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है, जब एक्स वाई होते हैं तो लड़का होता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? महिला की पुरुष? तो आप कहेंगे पुरुष। इसके सबके लिए लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके लिए पुरुष रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमने कहा कि मेनार्की जो होती है, मेनार्की क्या है? जब पहली बार लड़की का पीरियड्स आता है तो उसको हम मेनार्की कहते हैं। ये मेनार्की किस एज को डिफाइन करती है? प्यूबर्टी एज को। प्यूबर्टी एज होती है उसमें ही मेनार्की का निशान पाया जाता है। बच्चों के व्यवहार, हम लोग होम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार भावनाओं के अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं? बाल मनोचिकित्सक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मनोचिकित्सक कहते हैं। मुख्य रूप से जो अनुभव के जो परिणाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि किस आयु के बच्चे किशोरावस्था में आते हैं, तो देखो WHO ने तो बताया 11 से 19 साल। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 11 से 19 साल नहीं मिलता है तो आप 14 से 17 उसके बीच का आप लगा सकते हैं। ठीक है। वैसे WHO ने किशोरावस्था की जो एज बताई है वो 11 से 19 साल की बताई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मध्यम श्रव हानि होती है, जो बच्चों को कम सुनाई देता है, उसका संकेत कब मिलता है, कब कहा जाता है कि बच्चा मध्यम श्रव्य हानि वाला हो गया है? जब 41 से 55 डेसिबल उसमें पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मध्यम श्रव्य हानि का संकेत कहा जाता है। फिर हम लोग कहते हैं सोशियोमेट्री क्या है? सोशियोमेट्री क्या है बच्चों? जो बच्चों के साथियों के साथ संबंध को बनाता है उसको हम सोशियोमेट्री कहते हैं। संबंध को मापता है, कितने अच्छे संबंध है, कितने अच्छे नहीं है, ये सब को मापने का एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं सोशियोमेट्री। फिर हम लोग कहते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी। ये किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। तो क्या आप जानते हैं कि साइकोडायनेमिक थ्योरी को हम लोग और क्या क्या कहते हैं? इसे हम मनोलैंगिक कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी कहते हैं। और ये सब सिगमंड फ्राइड ने दी है। सिगमंड फ्राइड ने और क्या किया है? एक लेगडो का वर्ड है जो इनकी पूरी थ्योरी में वही नाच रहा है। पूरी थ्योरी में लेगडो के ऊपर ही है। इसके ऊपर भी आपकी एक क्लास होगी जिसमें आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगी। यदि अच्छा कोई बच्चा हंसमुख है, अपनी परेशानियों को बहुत सहजता से स्वीकार कर लेता है, उससे समायोजन करना सीख लेता है, सबके साथ सहयोग करता है, अपने तनाव को भी अच्छी तरह निपटता है, पालन पोषण की कौन सी शैली होती है जिसमें बच्चा हंसमुख है, आत्मनिर्भर है? कौन सी शैली है ये?
तो इसको हम कहेंगे ऑथोरिटेटिव शैली है। कौन सी है? ऑथोरिटेटिव, अधिकारवादी पेरेंटिंग। और सबसे अच्छी अगर पूछी जाए पेरेंटिंग कौन सी होती है तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग सबसे अच्छी होती है। फिर सिगमंड फ्राइड, अभी हमने आपको बताया सिगमंड फ्राइड के बारे में कि इनकी थ्योरी को साइकोडायनेमिक कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक कहते हैं, मनोलैंगिक कहते हैं। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांतों के अंतर में इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली बात, इन्होंने कितने क्रम बताया है? 5 बताया है। कौन कौन सा बताया है? तो मेरा आपसे यही है कि आप इसे इंग्लिश में याद करें, हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहला है ओरल, फिर है एनल, तीसरा है फैलिक, तीसरा है फैलिक और चौथा है लेटेंसी और पांचवा है जेनिटल। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज। ओरल स्टेज 0 से 18 माह की होती है। एनल स्टेज 9 माह से 3 वर्ष की होती है। फैलिक स्टेज 3 साल से 7 वर्ष की होती है। 3 साल से 7 वर्ष की होती है। और लेटेंसी जो होती है वो आपकी 5 साल से 12 वर्ष होती है। जबकि आपकी जेनिटल स्टेज जो होती है वो 12 से 20 साल की होती है। तो ये तो हमारे थे सिगमंड फ्राइड। अगर हम वृद्धि विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें कई चैप्टर हैं। सिगमंड फ्राइड है, इसमें आपके पॉक्सो भी आ गया, कौन सा कब होता है आपका। और अच्छा चलिए, इससे आप ये बताइए कि पोषण सप्ताह कौन सा होता है? तब तक आप बताइए, मैं इसका आंसर भी आपको देती हूँ कि हम पोषण सप्ताह किस महीने में मनाते हैं, क्या तारीख होती है। तो आप पोषण सप्ताह के बारे में बताइए, जिसको पता हो तब तक मेंशन कर दे कमेंट में, और नहीं तो मैं इसका आंसर भी बताती हूँ। चलिए, जब तक आप बताइए कि विकास क्रम के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। पहले तो एक निश्चित क्रम में विकास होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ये सब विकास की लाइनें हैं जो बार बार इसमें आती हैं आपके में। विकास, परिपक्वता और सीखने की एक परस्पर क्रिया है। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। देखिए, और ब्लास्टोसिस्ट क्या है? गर्भाशय की जो परत होती है उसका गहराई में धंसना। मैं गर्भ की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रही हूँ। मतलब कोशिका जब विभाजन होती है तब उसके परत का गहराई तक धंसना क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया में पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये बताइए। गुणसूत्र तो अगर पूछी जाए तो 23 पेयर होते हैं, और क्रोमोसोम तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। एक बच्चे के केंद्र से परिधि तक, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और शायद 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे के केंद्र से परिधि तक विकास की दिशा क्या कहलाती है? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाती है, समीप दूराभिमुख विकास कहलाता है। क्या कहलाता है वह? प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीप दूराभिमुख विकास। बालक के भाषा विकास, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोमास्की ने दिया है। उन्होंने इसे लैट से दर्शाया है। लैट को क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हिंदी में भाषा अधिग्रहण डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अगर हम खिलौने, बच्चा क्या करता है? खिलौने को ब्लॉक से करना, चित्र बनाना, पहेली बनाना, ये सब क्या है? क्रिएटिविटी के अंदर आता है। तो पूछा जाता है कि खेल में, एक आपका चैप्टर खेल है डेवलपमेंट में, तो उससे क्वेश्चन आता है कि ये खेल मतलब कौन सा खेल है, ये खेल कौन सा खेल है। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव प्ले है, रचनात्मक खेल है। ठीक है। अबगार स्केल के बारे में आपने सुना होगा। अबगार स्केल क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद शिशु को जो नापने की दिशा होती है, उसके दिशा के आकलन की विधि को हम अबगार स्केल कहते हैं। अबगार में हम 5 चीज़ों को नापते हैं: स्किल्स, स्किन कलर, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिम्स और एक्टिविटी टोन, रिस्पिरेशन, इन सबको मापते हैं। 0 सबसे खराब होता है, 1 उससे कुछ सही होता है मापन विधि, और 2 सबसे अच्छा होता है। फिर अगर हम यूसी ब्रोन फेडरर की बात करें तो इन्होंने एक इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी लिखी है, यानी कि परिस्थितिकी सिद्धांत लिखा है, जिसमें व्यक्ति रहता है वो इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम का इन्होंने किया है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने इसके कई बताए हैं, माइक्रो सिस्टम बताया है, इन्होंने 5 बताए हैं। उन्होंने, इनका कहना था ब्रेन फेनवेनर का कि मतलब बच्चा केवल उसका परिवार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उन्होंने उसको 5 परतों में बांटा है, जैसे माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, मेसो हो गया, और ये आपका एक्सो हो गया, सिस्टम हो गया, और क्रोनो सिस्टम हो गया। तो उन्होंने बहुत अच्छा बांटा है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा माइक्रो सिस्टम होता है,
जो माइक्रो सिस्टम होता है उसमें परिवार, मित्र, स्कूल आते हैं। जो मूसर सिस्टम होता है परिवार और स्कूल के बीच का संबंध दिखाता है। वही मैक्रो होता है वो हमारी सांस्कृतिक, परिवार, सामाजिक सामाजिक है, जो नियम कानून है वो सब दर्शाता है। जो एस्को होता है वो माता पिता के कार्यस्थल को बताता है। और जो हमारा ये होता है, एक रह गया ना आपका क्रोनो, जो समय के साथ बदल जाए वो होता है क्रोनो सिस्टम। ठीक है ना, जो चेंजेस आते हैं उसको क्रोनो सिस्टम कहते हैं। तो इन्होंने ये 5 थ्योरी बताई। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार सेंसरी मोटर की अवस्था कब से होती है? जन्म से 2 वर्ष की होती है। इन्होंने भी जो अवस्थाएं बताई इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। और आज ये पूर्व बाल्यावस्था देखभाल शिशु की आयु कब होती है? तो जन्म से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था देखभाल शिशु की आयु होती है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसने लिखी? जीन पियाजे ने लिखी। कब लिखी? 1926 में लिखी। तो अगर हम लोग ये कहें कि स्वस्थ शिशु की वृद्धि जन्म के उपरांत किस गति में होती है, ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी पूछा था वजन कितना होता है जन्म के समय, कभी पूछते हैं कि 1 वर्ष के अंत तक कितना होता है। तो इन सब का एक ही जवाब है, जन्म से 6 माह तक का वजन जो होता है बच्चे का दुगना होता है, 1 साल के अंत तक तिगुना हो जाता है। ठीक है ना, जन्म से 6 माह तक का वजन दुगना होता है और 1 वर्ष के अंत तक का 3 गुना हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर जो होता है पूरे शरीर का 1/4 होता है। तो आज आप लोगों ने, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। इसमें हर तरह के क्वेश्चन का समावेश था, हर तरह के आंसर, और मैंने हर आंसर को बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अंत तक ज़रूर देखिए इसको। आपके ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए टीजीटी में क्वेश्चन ज़रूर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।